3 अक्टूबर को मुख्य रूप से जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है, जो जर्मन के पुनर्मिलन की वर्षगांठ है। इसके अलावा इसी दिन को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है। सैनिकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, आज दुनिया जिस गति से बदल रही है, आप सभी स्वयं इसे देख सकते हैं। अगर हम इस बदलाव में खासकर तकनीकी को देखें तो तकनीक का स्वरूप निरंतर विकसित हो रहा है। जो चीजें कुछ समय पहले तक आधुनिक तकनीक का हिस्सा हुआ करती थी, वे अब पुरानी तकनीक का हिस्सा बन गई है। बीएसएफ ने विजयदशमी के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर आयुध पूजा आयोजित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए गुजरात के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव ने पोरबंदर स्थित महात्मा गांधी की जन्मस्थली कृति मंदिर में प्रार्थना सभा में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर स्थित रेशम बाग में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में RAS के शताब्दी वर्ष समारोह और विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भर बनते हुए और वैश्विक एकता के प्रति जागरूक होते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्भरता हमारी मजबूरी न बन जाए और हम अपनी इच्छा अनुसार कार्यक्रम करने में सक्षम हो। CP राधाकृष्णन ने कहा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने के उस्ताद पंडित छन्नू लाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। उनके आजीवन समर्पण ने भारतीय संगीत और संस्कृति को समृद्ध किया। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ओम शांति। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवन पर्याप्त भारतीय कला और संस्कृति के समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साल 2014 में वे बनारसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे। शोक की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आयात पर निर्भरता मजबूरी नहीं बननी चाहिए। स्वदेशी उत्पादन का कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका की टैरिफ नीति से हर कोई प्रभावित है, इसलिए आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना होगा। नेपाल में हुई अशांति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोस में अशांति अच्छा संकेत नहीं है। बुधवार रात न्यूयॉर्क के लॉन्गार्डिया हवाई अड्डे पर डेल्टा एयरलाइंस के 2 विमान टैक्सीवे पर टकरा गए। एयरलाइंस के अनुसार यह टक्कर कम गति पर हुई। वर्जीनिया के रोवानोक जाने वाले विमान का पंख उत्तरी कैरोलिना से आ रहे विमान के धड़ से टकरा गया। इस घटना के एक फ्लाइट अटेंडेंट घायल हो गया, जिससे अस्पताल ले जाया गया। अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप होने से राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी पर लड़ रहे हैं। लाखों सरकारी कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और कई ऐतिहासिक स्थल बंद हो गए हैं। डेमोक्रेट्स अफोर्डेबल केयर एक्ट की सब्सिडी को जरूरी बताते हैं, जबकि रिपब्लिकन इसे अप्रवासन से जुड़ा मामला बता रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर जनता को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। बरेली में उपद्रव के मास्टरमाइंड तौरीक को शरण देने वाले पर शिकंजा कसता जा रहा है। BDA ने फरहत और आरिफ के अवैध निर्माणों की जांच तेज कर दी है, जिसमें फाइक इन्वेंट्स भी शामिल है। आरिफ द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग का खुलासा हुआ है, जिस पर कार्रवाई की तैयारी है। चाय विक्रेता की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जो उपद्रवियों की मदद कर रहा था। यूपी गेट बॉर्डर पर आज किसान क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के किसान हवन कर रहे हैं, जिसमें राकेश टिकौती भी शामिल होने पहुंचे हैं। वर्ष 2018 में किसानों को राजघाट जाने से रोकने के बाद से हर साल 2 अक्टूबर को यहां हवन होता है। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 प्रेजेंसन का बाइकआउट किया। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया। नकवी कथित तौर पर ट्रॉफी ले गए और भारत ने बिना खिताब के चैंपियन बनने का जश्न मनाया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वासिद अली ने नकवी की समर्थन करते हुए भारतीय टीम की आलोचना की और उनके एक्शन को तीसरे दर्जे का करार दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाशित मतदाता सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कार्यकर्ता सूची का अध्ययन कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिहार में लगभग 7.41 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 14 लाख नए नाम जोड़े गए हैं।
बिहार में विशेष गहन संशोधन के बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी की, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए कोई शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप की तरह ही महिला विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार बोर्ड सरकार के अनुसार काम करेगी। मनप्रीत कौर की टीम का लक्ष्य पहली बार वर्ल्ड कप जीतना है। टीम ने अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया और श्रीलंका को हराया। अब देखना होगा कि कोलंबो में टॉस कौन करेगा। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ट्रेड एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इस समझौते से भारत के 15 सालों में $100 अरब का निवेश मिलने का अनुमान है, जिसमें 10 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत की विदेश व्यापार नीति के महत्वपूर्ण कदम बताया है। एफटीए के लागू होने से कई यूरोपीय उत्पाद सस्ते होंगे। अमेरिकी रक्षा कंपनी जी एरोस्पेस ने सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उस हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए एक और जेट इंजन सौंपा है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी कंपनी ने लगभग 3 सप्ताह पहले HAL को एक F404 IN-20 इंजन की आपूर्ति की थी। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को एक और इंजन की आपूर्ति की गई है। आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कुआलालंपुर यात्रा की तैयारी चल रही है। मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी आमंत्रित किया है, जिसे मोदी और ट्रंप की मुलाकात की संभावना है। दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक का विकल्प तलाश सकते हैं। ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारतीय रेलवे मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत बोगी डिब्बों और इंजन सहित महत्वपूर्ण रेलवे उपकरणों के वैश्विक निर्यात के रूप में तेजी से उभर रहा है। रेल मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत के रेल उत्पाद तेजी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना रहे हैं। मेट्रो ट्रेन के डिब्बे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को निर्यात किए गए हैं। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी बड़ी पहल करते हुए देश के 9 राज्यों के लिए 4,645.60 करोड़ रुपए की पुनर्वास परियोजना और जोखिम में काम करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मोरक्को में जेनजी प्रदर्शन से भड़की हिंसा, 400 से ज्यादा गिरफ्तार, अस्पतालों और स्कूलों की बदहाली को लेकर भड़का युवाओं का गुस्सा। नेपाल में सफल प्रदर्शनों से प्रेरित होकर मोरक्को के युवाओं ने भी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर हुई इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें अब 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोरक्को के आंतरिक मंत्रालय राशिद एल खलीफी के मुताबिक हिंसा में 263 पुलिस अधिकारी और 23 प्रदर्शनकारियों घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के पुलिस पर पत्थर और मोल्टिवी कॉकटेल फेंकने का आरोप है, जबकि 140 से अधिक पुलिस वाहन और 20 से ज्यादा निजी कारों को नुकसान पहुंचा है। इस घटनाओं के लिए जेनजी 212 नाम के एक ऑनलाइन समूह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिहार में शिक्षा क्रांति, 19 नए केंद्रीय विद्यालयों को मिला मंजूरी। अब 38 जिलों में मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने राज्य के 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब बिहार के सभी 38 जिलों में केंद्रीय विद्यालय उपलब्ध होंगी। वर्तमान में राज्य में केवल 16 केंद्रीय विद्यालय संचालित है, जिसकी संख्या अब काफी बढ़ने जा रही है। इन नए विद्यालयों को खोलने से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर पहुँच मिलेगी। यह कदम बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने का, रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था होगी। मेटा का बड़ा फैसला, 16 दिसंबर से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूजर्स के AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल करेगी विज्ञापनों के लिए। सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मेटा कंपनी ने घोषणा की है कि 16 दिसंबर 2025 से वह अपने AI प्रोडक्ट्स जैसे चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट के साथ हुई यूजर्स की बातचीत को डेटा का इस्तेमाल फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पर्सनलाइज विज्ञापन दिखाने के लिए करेगी। इसका मतलब है कि अगर आप मेटा AI से किसी उत्पाद या सेवा के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके आधार पर आपको विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं। यूजर्स को इस नई नीति के बारे में 7 अक्टूबर से ही सूचनाएं मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि यूजर के पास इस डेटा संग्रह को रोकने का कोई विकल्प नहीं होगा। एकमात्र तरीका मेटा AI का उपयोग बंद करना होगा। यह नीति शुरू UK, यूरोप संघ और दक्षिणी कोरिया को छोड़कर अधिकतम देशों में लागू होगी। मेटा का कहना है कि इसका उद्देश्य यूजर्स को उनकी रुचियों के अनुसार बेहतर अनुभव प्रदान करना है।
ओपेरा ने लॉन्च किया एजेंटिक एआई ब्राउजर नियॉन। अब ब्राउजर खुद करेगा आपके ऑनलाइन काम। ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने एआई टेक्नोलॉजी में एक नया कदम रखते हुए ओपेरा नियॉन नामक एक स्मार्ट ब्राउजर लॉन्च किया है। यह ब्राउजर खास तौर पर उन यूजर्सों के लिए डिजाइन किया गया है जो रोजमर्रा के ऑनलाइन कामों में एआई का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस ब्राउजर का खास बात यह है कि इसमें टास्क कार्ड और नियॉन डू जैसे एडवांस फीचर दिए गए हैं। टास्क फीचर यूजर को अलग अलग कामों के लिए अलग वर्कशॉप बनाने की सुविधा देता है, जबकि कार्ड फीचर बार बार किए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करता है। सबसे खास नियॉन डू टूल यूजर्स को सीधे निर्देश देकर काम करवाने की क्षमता रखता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग और मीटिंग सेटअप करना। 31 वर्षीय अरविंद श्रीनिवास बने भारत के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल। परप्लेक्सिटी एआई के संस्थापक ने रचा इतिहास। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के युवाओं का सफलता एक नई मिसाल पेश करते हुए अरविंद श्रीनिवास ने इतिहास रच दिया है। होर्न इंडिया रिसर्च लिस्ट 2025 के अनुसार मात्र 31 वर्ष की आयु में वे भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति में शामिल हो गए हैं। परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ और सह संस्थापक श्रीनिवास ने यह उपलब्धि अपने एआई स्टार्टअप के माध्यम से हासिल की है। अगस्त 2022 में स्थापित एआई संचालित सर्च इंजन ने लॉन्च की केवल 2 वर्षों में ही विश्व भर में 2.2 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है। आईआईटी मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से शिक्षा प्राप्त श्रीनिवास ने इससे पहले ओपन एआई, डीप मिड और गूगल जैसी कंपनियों में काम करके महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया था। भारत में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए श्रीनिवास अब देश की अपनी इंजीनियरिंग और सेंटर स्थापित करने का योजना बना रहे हैं। साथ ही वे परप्लेक्सिटी फंड शुरू करने जा रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में निवेश करेगा। उनकी यह सफलता देश के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बन गई है। बिहार में महिलाओं को 3 अक्टूबर से मिलेगा बड़ा तोहफा, यानी आज 25 लाख लाभार्थियों के खाते में जाएगा 10-10 हजार रूपए। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक बड़ी घोषणा करते हुए 3 अक्टूबर से धनराशि हस्तांतरण की स्थितियों की घोषणा की है। जिन महिलाओं को खातों में 26 दिसंबर को पैसा नहीं पहुंचा था उन्हें अब 3 अक्टूबर से राहत मिले। सरकार ने 13 तारीखों का शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत 26 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को खातों में 10-10 हजार रूपए की राशि जमा कर दी जाएगी। योजना के तहत अब 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के आवेदन किया गया है, जिसमें 25 लाख से अधिक लाभार्थियों को अगले कुछ दिनों में यह राशि मिलने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल से राज्य के लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा। बिहार में रेलवे का बड़ा उपहार। चुनाव से पहले 7 नई ट्रेनों की मिल रही हरी झंडी। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चुनाव के ठीक पहले राज्य में रेल सेवाओं का नेटवर्क विस्तृत किया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों से चलने से न सिर्फ बिहार के अंदर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि राज्य की दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों से सभी सीधे जुड़ाव हो सकेगा। त्योहारी सीजन में यह यात्रियों के लिए विशेष राहत लेकर आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश फैले। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुधवार को विजयदशमी के शुभ अवसर पर आयोजित भव्य रामलीला समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विजयदशमी का पर्व हमें अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देता है। यह त्योहार समाज को सद्भाव, शांति और एकता का बढ़ावा देने का काम करता है। उन्होंने राज्यवासियों को त्योहार की बधाई देते हुए सभी से मिलजुल कर रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य सरकार के नई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गांधी मैदान में हजारों की संख्या में लोगों की इस भव्य आयोजन में शिरकत की और रावण का दहन का नजारा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन में बदल सकता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए गहरा अवदाब का संभावना है। 3 अक्टूबर की सुबह यह दक्षिण उड़ीसा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर जाएगा। जाने मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में आज दशहरे के दिन मौसम सुहाना हो सकती है। बादल छाने और हल्की बारिश के अनुमान है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रह सकता है और न्यूनतम 26 डिग्री तक तापमान रह सकता है। दिल्ली में आज शाम तक मौसम करवट ले सकता है और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 3 से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 7 दिनों तक मध्यम रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। झारखंड में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार सुबह तेज बारिश
के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। भारी बारिश से तेज हवाओं के कारण प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। पठानकोट में रणजीत सागर डैम से करीब 37,000 क्यूसेक पानी रावी नदी में छोड़ा जाएगा, जिसके चलते लोगों को दरिया और नदिया के किनारे से दूर रहें। पठानकोट के डीसी आदित्य उपल ने एक प्रेस बयान जारी कर लोगों को ये अपील की। हिमाचल प्रदेश में बारिश का मौसम सुहाना हो गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है। 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश, ओला गिरने और बिजली गिरने की संभावना है। 4 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने और खिली हुई धूप निकलने का अनुमान है। पंजाब में गुरुवार को कई जगह मौसम बदल गया है। जालंधर में सुबह हुई तेज बारिश के कारण रावण और कुंभकर्ण के पुतले गिर गए, जबकि मेघनाथ के पुतले की गर्दन टूट गई, जिसे प्रबंधक कमेटी ठीक कराने में जुटी हुई है। कल धन्नो की 25वीं एनिवर्सरी मनाई गई। धन्नो न सिर्फ ज्यादा दूध देने वाले रिकॉर्ड बनाई है, बल्कि आम भैंसों के मुकाबले ज्यादा बच्चे देने और औसतन उम्र से भी ज्यादा के आंकड़े छूने का नया रिकॉर्ड कायम की है। बस इसी के चलते धन्नो को पालने वाले ईश्वर को मौका मिला तो उन्होंने धन्नो के लिए जीवन यज्ञ का आयोजन किया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पराली जलाने जाने के मामले एक बार फिर सामने आने लगा है। 28 सितंबर को लगभग 237 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। पराली जलाने का खामियाजा किसानों को लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि फसलों के विशेष जलाने से मिट्टी के पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचता है। हिमाचल सरकार ने 2026 तक प्रदेश को पूरे तरह ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत जहां ग्रीन हाइड्रोजन को ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, वही सरकार पराली से 2G एथेनॉल बनाने के आयोजन पर काम कर रही है। इससे एक तरफ जहां एथेनॉल मिलेगा, वही किसानों को पराली की अच्छी कीमत में मिल जाएगी। हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया दोनों ही फिल्में हिट साबित हुई है, जिसके बाद से लगातार फैंस इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बातचीत के दौरान शशांक ने दुल्हनिया फ्रेंचाइजी के लिए अपनी प्लानिंग और अगली फिल्म के लिए अपने मन में क्या कहा, इस बारे में बात करेंगे। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों ही एक ही हिंदी इंडस्ट्रीज के बड़ा नाम है, जिसके पास प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। खासकर रणबीर कपूर का पलड़ा भारी है, क्योंकि वे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म बना रहे हैं। हालांकि इस साल रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज होने की वाली है, पर इससे पहले कि उनका कई फिल्मों से पत्ता कट गया है। अब ऐसी चर्चा है कि रणवीर सिंह को एक और फिल्म से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। संजय लीला भंसाली की अगली बड़ी फिल्म में रणबीर कपूर की एंट्री हो गई है। सांबा जिले के पहाड़ी क्षेत्र की ओर चलने वाले एक ऑटो का टायर फटने से खंभे से टकराकर पलट गया, जिसमें सवार 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्री ऑटो में 10 लोग सवार थे। हादसा शाह बड़ौर के पास हुआ। भारत में कुछ दिनों पहले 2 नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने वाली वियतनाम की कंपनी विनफास्ट अब सर्विस नेटवर्क को मजबूत कर रही है। कंपनी ने इसके लिए कैस्ट्रॉल इंडियन से करार किया है। अंबेडकर नगर में एक महिला के खाते से धोखे से 1,94,000 रुपये निकालने का मामला सामने आया है। मृत पुत्र के खाते से पैसे निकालने के लिए बैंक गए महिला को एक परिचित युवक ने विश्वास में लेकर ठगी की। युवा ने महिला के बैंक खाते से पेटीएम के माध्यम से पैसा निकाले। पुलिस ने मामला का दर्ज किया और आरोपी को तलाश कर रही है। भारतीय ओवरसीज बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए न्यूनतम औसत शेष राशि पर लगाने वाले पेनाल्टी को माफ कर दिया है। बुधवार को जारी एक प्रेस रिलीज में ओवरसीज बैंक ने बताया कि अब से बैंक के बचत खाते में न्यूनतम औसत शेष राशि नहीं रखने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार रैली की और आरबीआई की मौद्रिक नीति को फुल सलामी दी। सेंसेक्स 716 अंक चढ़कर 80,983 पर पहुंचा और निफ्टी 225 अंक उछालकर 24,836 पर बंद हुआ। बैंकिंग, ऑटो, आईटी, डिफेंस, फार्मा शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी का माहौल रहा।